सतीश झा साहब आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जो पहला मेरे आज सुबह हमारी आपकी बात हुई, सबसे पहले आप ही और न्यूयॉर्क टाइम्स का जिक्र किया और कैसे से आया है। लेकिन एक सतीश झा साहब, दो चीजें हैं जो मैं इस समय मान लीजिए बीजेपी का प्रवक्ता के तौर पे आपसे बात कर रहा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में और हर जगह कहा जा रहा है कि साहब वो एजुकेशन ठीक है, लेकिन ये तो रेड एक्साइज पॉलिसी पे हुई है, दोनों को मिक्सअप मत कीजिए। एक दूसरा में सतीश झा साहब, जैसा एनके सिंह साहब कह रहे हैं, हम लोग हो सकता है कि बहुत सी चीज अरविंद केजरीवाल साहब का किस तरह से किए उससे एक मत ना हो, लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने एजुकेशन और शिक्षा और हेल्थ इसका तो चेंज कर दिया, इसको गेम चेंजर के तौर पे किया है। मेरे हिसाब से देश में ये एक मॉडल के रूप में सबको अडॉप्ट करना चाहिए था, क्योंकि क्वालिटी ऑफ शिक्षा बेटर हो गई है। बनिस्बत इसी बात पे ये बुरा मान जाना कि उनका न्यूयॉर्क, मुझे तो लगता है कि आज सबको कांग्रेचुलेट करना चाहिए था कि हमारे देश का एक कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बात को न्यूयॉर्क टाइम्स भी मान रहा है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स को डिमीन करके कि वो तो पैसे से कर दिया गया, खलीज टाइम्स में भी निकला था, ये तो सतीश झा साहब, मैं इस प्रतिक्रिया को कर रहा हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कोई भी चाहेगा और उसको कुछ भी छपवा लेगा? सतीश झा साहब, अगर आपको याद हो, कुछ समय पहले, 2-1 साल पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की एक फेक न्यूज शुरू की थी जिसमें लिखा गया था कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिटोरियल लिखा गया था, उस पर न्यूयॉर्क टाइम्स को फिर कहना पड़ा ऐसा कुछ नहीं है, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने पूरे प्रोटोकॉल के संदर्भ में कहा, उनको ये नहीं कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। जो भी उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ, हमारे इस नाम कोई संपादक भी नहीं है जिसके नाम से आपने लिखवाया है। वो जो भी है, तो मोदी को हमेशा एक लालसा रही है कि जो दुनिया के जो अच्छे अखबार हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, उसकी प्रशंसा करे। वो नहीं करते हैं तो वो फेक करवा लेता है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में अगर किसी की तारीफ होती है, जब भाजपा के बारे में सिर्फ बुराई आ रही है पिछले समय से, तो जाहिर है कि बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो पहली बात, जैसे ही मैंने देखा कि हुआ है, तो मुझे लगा कि जैसे एनके ने बोला, मुझे फौरन लगा कि इसका कोई ना कोई असर होना चाहिए। लेकिन हम सीवी साहब बात सुन रहे, जज साहब बात सुन रहे थे, आज की तारीख में अगर इतिहास में 1947 से किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में करप्शन की बात होगी, उसमें जो सबसे बड़ा जो प्लैटिनम एंडाउमेंट अवार्ड मिलेगा वो भाजपा की सरकार को मिलेगा। और आप सोचिए, अडानी 2014 में $2 बिलियन का था, आज $120 बिलियन का है। ये मानव इतिहास में इतना बड़ा जो अचंबा किसी ने नहीं दिया था कि 2 बिलियन से 8 साल में 120 पहुंच जाइए। ऐसा आज तक संभव नहीं हुआ, ना बिल गेट्स कर पाया, ना इलॉन मस्क, कोई नहीं कर पाया। मस्क छोड़ दीजिए, मस्क ने जो किया है उसकी अपनी अलग पहचान है, वो बात समझ में आती है। उसके अलावा कोई ऐसा कर जाए सिर्फ इसलिए कि आपने उतना ही उसको पैसा दे दिया है राज्य से, अपनी जो एयरपोर्ट जीएमआर का था 12,500 करोड़ उसको माफ कर दिया। देखिए तो करीब 2-2.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया गया अडानी के नाम पे। कोई किसी को बैठ के उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप जैसे एनके ने बोला उसके बारे में, अंबानी के बारे में, अडानी जो है बड़ी कहानी जो अडानी है। तो अगर आप देखो करप्शन की बात, जितने मुद्दे जज साहब ने उठाए हैं, उन सब मुद्दों पे एक ही पार्टी खरी उतरती है करप्शन के नाम पे पूरी तरह से, वो है भाजपा की सरकार जो केंद्र में है। लेकिन दूसरी बात यह है कि क्या किसी भाजपा की सरकार के ऊपर सीबीआई ने रेड की? क्या किसी भाजपा के मंत्री ने सीबीआई ने रेड की? क्या भाजपा के सब लोग दूध से धुले हुए हैं? क्या ऐसा क्यों है कि जो बाहर करप्ट होते हैं जैसे भाजपा में आते हैं सब शुद्ध हो जाते हैं? क्यों हम उसको वॉशिंग मशीन कहते हैं? सोचना पड़ेगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि जो प्रक्रिया अपने आप दंड बन जाए, वो सभी कर सकते हैं और सरकार के पास एक जरिया है करने का, लेकिन उनकी छवि हमेशा गंदी होती जा रही है। अरविंद ने जो भी किया है, उसने शिक्षा के नाम पे, मैं जो मनीष कर रहा है वो शिक्षा में उसको बड़ी सतही मानता हूं, लेकिन फिर भी जो उसने किया है कैमरे के लिए बहुत अच्छा किया है। और कुछ भी आप करोगे उससे कुछ न कुछ अच्छा फायदा होगा, लेकिन उसकी संभावनाएं 10 गुना ज्यादा है। वो जो भी किया बहुत अच्छा किया है, लेकिन उससे 10 गुना अच्छा भी कर सकता है बिना ज्यादा पैसे खर्चे किए। वहां मेरा उससे थोड़ा सा एक, आप कहिए कि एक दूसरा, मेरे सोच तरीका थोड़ा दूसरा है। लेकिन जो किया है दिल्ली में अरविंद की सरकार ने, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके किया काम। अमेरिका में स्वास्थ्य का बजट अगर आप देखें केंद्रीय सरकार के हिसाब से, तो करीब 25% ज्यादा हो जाता है। सोशल सिक्योरिटी और स्वास्थ्य जो है बहुत बड़ा खर्चा होता है। लेकिन अमेरिका को छोड़ करके अगर आप देखें तो कहीं भी इस तरह से इतना बड़ा खर्च जो है शिक्षा और स्वास्थ्य पर नहीं होता।
तो उस हिसाब से अरविंद ने बहुत बड़ा एक मिसाल कायम की है, इसीलिए उसको पंजाब में वोट मिले। अब गवर्नेंस की जो बात आती है, वहां पर दिल्ली में अगर आप मुख्यमंत्री, मैंने एक सचिव से पूछा भारत सरकार के, वो कहते हैं भाई दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है वो तो मेयर से भी गया गुजरात, उसके पास क्या अधिकार है? तो आपने उसको इस तरह गिरा दिया है। शीला दीक्षित जो 15 साल अपनी चीफ मिनिस्ट्री चलाई, जो उन्होंने काम किया वो इसलिए कि वो चीफ मिनिस्टर थी, उनको सरकार ने चीफ मिनिस्टर रहने दिया। अरविंद केजरीवाल को आपने मेयर से भी नीचे के अधिकार दिए हैं, एलजी चलाता है उसको, वहां कुछ भी केजरीवाल नहीं करते केजरीवाल। अच्छा, दूसरी बात यह है कि राज्य सरकारों के पास कोई दो ही चीजें हैं, पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी लगा दीजिए या आप शराब की बात कर दीजिए, बाकी सारे पैसे जीएसटी से आते हैं, वो केंद्र सरकार रख लेती है। तो केंद्र सरकार चाहती है कि उसका पूरा नियंत्रण जो हो राज्य सरकार पे हो, तो राज्य सरकार के पास कोई दो ही चारा है, या तो पेट्रोल पे वो लगाए एक्साइज ड्यूटी या शराब। तो अगर वो हो रहा है तो उसमें गलत क्या है? दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है वो चुन के आती है, वो नियम तय करे जो भी करती है। जब करप्शन की बात आती है उसके लिए एक स्वायत्त ढांचा होता तो हम मान लेते, आज सीबीआई स्वायत्त नहीं है, तो सीबीआई जो भी करेगा वो अपने आप माना जाता है कि ये भाजपा कह रही है करने के लिए। तो यहाँ एक बहुत बड़ी एक छवि की मुश्किल है नरेंद्र मोदी को कि अब जो भी करेंगे ये माना जाएगा कि वो विंडिक्टिव है, ये वेंडरा चल रहा है। और उनका मेरे हिसाब से बहुत साफ बात है, नरेंद्र मोदी ने यह तय कर लिया है कि अगर हमें आगे चलना है तो ये जरूरी है कि जितने भी लोग ऑपोजिशन में हैं सबकी छवि जितनी काली हो सकती कर दी जाए। उसके लिए जितने भी तरीके निकाल सकते हैं आप निकालिए, और किसी पर आरोप लगाना बड़ा आसान है। जैसा आप कहते हैं ऐसा नहीं होता। चीफ सेक्रेटरी जो है वो छोटा सा, बहुत ही छोटा आदमी होता है जो अपनी नौकरी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। जितने मैंने IAS अफसर देखे हैं सब बहुत छोटे लोग हैं जो अपनी नौकरी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, किसी भी स्पाइन नहीं होती। मैं संपादक था और मैंने तमाम IIP पढ़ाते हुए तमाम चीफ सेक्रेटरीज देखे, तमाम सेक्रेटरीज देखे, सभी कहते हैं साहब हम तो खड़े होके आते हैं और लेट के जाते हैं। तो जब तक वो सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी होता है सब लेट के जाते हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। वो जो अनपढ़ जो उनके ऊपर जो बॉस होता है, चाहे वो चुन के आया हो या जैसे दिल्ली में है जहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर दिया गया है, वो भी तो IAS था, लेकिन वो अब उनको समझाता है, वो कहता है जो भी कहता है वो करेंगे, नहीं करेंगे। तो आज की तारीख में यह है कि सबके ऊपर कोई न कोई, देखिए ऐसा है, आपके चीफ जस्टिस को ये बताया गया कि अगर ये नहीं करो आपके पास हम ED भेज देंगे आपके घर पे। सुप्रीम कोर्ट की जिसका साथ ऐसा हो रहा है, इस तरह की बातें सुनने में आती हैं, हम प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करने के लिए कोई जगह ही नहीं है। ये सारी परसेप्शन की बातें हैं, परसेप्शन के लेवल पे सरकार कहीं हार रही है। लेकिन इसको भक्त जो है, मैं आपको बताऊं, मैं अभी मिला 200 एंटरप्रेन्योर से मिला, 180 लोग अभी भी मोदी भक्त हैं। उनमें से 20 लोगों के साथ उन्होंने मेरी बात सुनने की बात तो सोची, 180 बात सुनना भी नहीं चाहते। ये जो भक्ति भाव है ये इस हद तक मैं कहता हूं गहरा हो चुका है कि सबको बड़ी मुश्किल होगी जब तक कि विपक्ष सब नेता सामने ना आ जाए, साफ ना हो जाए। अरविंद को सोचना पड़ेगा कैसे कोalition बनाए, लेकिन उसकी विश्वसनीयता अपने आप बहुत कम हो गई है, वहां उसकी बहुत बड़ी परेशानी है। लेकिन जो अभी हुआ है मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं इसमें कोई नीति है, कोई नियम है। ये सब इसलिए हुआ है कि उनको किसी भी तरह से हर साफ नेता की छवि काली करनी है, उसके जो भी तरीका निकले ये उन्होंने फैसला कर लिया है। क्योंकि जब तक कोई नेता उसकी छवि साफ रहेगी उन पर लांछन लगा सकता है, आरोप लगा सकता है। अब आप कह सकते हैं नहीं बस ये आरोप है, वो आरोप है, यहाँ गए थे वहां गए थे, ये उनका स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। और इसके अलावा जहां तक बात हो रही है ये न्यूयॉर्क टाइम्स वाली कहानी, वो जो जैसे एनके ने कहा वो अपने आप में बड़ी दमदार कहानी है। जैसे ही हुआ उनकी कहानी आई और यहाँ रेड शुरू हुई। ये जो ये संयोग की बात नहीं है, ये बिल्कुल अपने आप में जैसे भी किसी की छवि अच्छा होना शुरू होगी उसको नीचे कर दिया जाएगा। ये मेरा मानना तो ये है। लेकिन राज्यों के पास कुछ और चारा नहीं है, वो एक्साइज ड्यूटी ही बची है थोड़ी बहुत, ये पेट्रोल पे और शराब, दो चीजें हैं, और करे तो करे क्या, सब कुछ अब केंद्र के हाथ में है। इतना सेंट्रलाइजेशन 75 साल में कभी नहीं हुआ था। तो हमारी जो PTR ने भी कहा था, जो चेन्नई के, मद्रास के जो या तमिलनाडु के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने, हाँ अभी PTR साहब जो PT राजन जो है, जिस तरह उन्होंने बात की वो उसके राहुल कनवल के चैनल पर, उनकी बात सुनिए। वो अकेले समझदार फाइनेंस मंत्री हैं इस देश में, हमारे पूरे देश में, हर राज्य को जोड़ लीजिए आप, एक फाइनेंस मिनिस्टर जिसको समझ फाइनेंस की है, अकेला आदमी PTR है।
उसकी बात सुनिए, तब मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। तो मेरा मानना यह है कि राजनीतिक तौर पे मोदी जी ने फैसला कर लिया है, उनका जो भी विरोधी होगा उसके ऊपर हमेशा कोई न कोई इस तरह से एक काली स्याही से उनको ले पोतेंगे। एक तो वो है, दूसरा जैसे ही कोई बात होगी उसका रिस्पांस होगा, तीसरा सीबीआई जो है आज की तारीख में जनतंत्र हमारे जो है उसमें जो कार्यपालिका और जनतंत्र का जो एक रिश्ता होता है उसको बदलने का तरीका सीबीआई के रास्ते निकाल रहे हैं ये, और ईडी के रास्ते निकाल रहे हैं। सब लोग बातें कर रहे हैं, हमारे पास कोई उसका जवाब नहीं है जब तक कि अपोजिशन साथ ना आए, और अपोजिशन साथ आना नहीं चाहता क्योंकि सब लोग डरे हुए हैं, सबके ऊपर इंडिविजुअली मार पड़ रही है। वो अगर पास में ज्यादा बढ़ेंगे तो उनके ऊपर डायरेक्टली बात पड़ेगी। तो ये जो मुश्किलें हैं हमारे सिस्टम की, मोदी ने ऐसा किया है, जो पूरी व्यवस्था उनकी है वैसी बन गई है कि उन्होंने जकड़ लिया लोगों को, उससे कोई ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। कुछ हद तक आप हल्ला कर सकते हैं, ज्यादा हल्ला करेंगे तो इमीडिएटली सरकार आपके ऊपर आगे हो जाएगी। तो इसमें जो है जो संतुलन बनाने का काम है, इसके लिए कोई बड़ा नेता चाहिए, वो अभी उभर के आया नहीं। वो क्या होगा देखता है, इसमें हम और आप ज्यादा नहीं कुछ कर सकते। सतीश जी आपसे जल्दी से एक टिप्पणी, बहुत जल्दी से सतीश जी एक बहुत जल्दी से एक आपसे टिप्पणी, आपसे एक जल्दी से टिप्पणी। एक और लोगों का कहना है कि ये एक बहुत सोची समझी रणनीति है कि बेसिक इश्यूज पे आप बात ही ना करिए, कुछ ना कुछ हर दूसरे दिन आप ऐसा ले आइए कि 3-4 दिन हेडलाइन उस पर चलती रहे, आप उस पर आप कभी पूछ ही ना पाइए भैया महंगाई का क्या हुआ, बेरोजगारी का क्या हुआ। अब यही चलने लगेगा, मनीष सिसोदिया चलेंगे 3-4 दिन बाद। अब जैसा कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव या लालू यादव जी के घर में अब अगला नंबर वो है, जब ये पिक्चर खत्म होगी तो अगली पिक्चर वो शुरू की जाएगी। क्या ऐसा आपको लगता है कि ध्यान हटाने के लिए भी ये ऑर्केस्ट्रा है, ये पूरा ऑर्केस्ट्रा का हो रहा है? सतीश जी, मेरा मानना है कि हम सभी को किताब जो मैकियावेली ने लिखी थी प्रिंस पढ़ लेनी चाहिए। उस पर जो उससे कदम रखे हैं, जिस तरह में काम करना चाहिए, जो राजा बनना चाहता है, सारे काम उस हिसाब से हो रहे हैं। तो उसमें यही है कि हमेशा डिफ्लेक्ट कीजिए, सही मुद्दों को सब कभी भी आने मत दीजिए, हमेशा डिफ्लेक्ट करते रहिए। और जो जज साहब कह रहे हैं, थोड़ी सी शिकायत इस बात की उनसे ये है कि अगर व्यवस्था चाहे तो कोई भी आदमी, चाहे जज साहब भी, उनके ऊपर भी कल सीबीआई आ सकती है कि कोई आदमी दूध का धुला नहीं होता, हम भी नहीं है, कोई नहीं है। अगर हम उस तरह से नापना चाहें तो कोई भी आदमी सारे 140 करोड़ उसमें देखिए, सबसे बड़ा अपराधी कौन है? जो वो कर रहा है। जो आज की तारीख में जितनी चीजें सामने आ रही हैं, उनको अगर आप नाप तोल के देखें तो संतुलन जो है वो सरकार के पक्ष में है कि भ्रष्टाचार की जो गंगोता जो है वहीं पर है। तो भ्रष्टाचार गंगोता अगर भाजपा सरकार है, इससे नए कीर्तिमान स्थापित किए इस बारे में। लेकिन आप जो कह रहे हैं, ये जो सोची समझी रणनीति है जो इनके ने कहा, वही अच्छी बात है। ये बात मैं आज 20 साल से जानता हूं कि उनकी जो नीति थी कि ब्यूरोक्रेसी को इस हद तक कमजोर कर दो कि वो जी हुजूरी करे। इन्होंने उन लोगों को चुना अपने सीएमओ में गुजरात में जिनको कोई देखना नहीं चाहता था, उन लोगों को रखा, उनके पास ये भगवान बन गए। मैंने देखा है इनको ब्यूरोक्रेसी को, इनको भगवान मान के कहते हुए तुम्हारे भगवान है। वह ऐसा पहले कभी देखा नहीं था किसी भी व्यक्ति के लिए। मैंने किसी आए सब कहते नहीं सुना कि हमारे भगवान है। सिर्फ हमारे जो आज के नेता हैं उनके लिए ऐसा सुना हमने। तो ये सोची समझी रणनीति है, दोनों बातें। एक तो ये कि डिफ्लेक्ट करते रहिए, दूसरा ब्यूरोक्रेसी को एमैसिएट कर दीजिए, जुडिशरी को एमैसिएट कर दीजिए, सबके ऊपर जज दूजा का डर डाल दीजिए। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि हमारे सामने खड़ा हो सके विपक्षी को, इसलिए कि उसको उसी काली इमेज कर दीजिए। तो बेसिक वो उन्होंने जो गवर्नेंस की सारी चीजें, गवर्नेंस की नहीं, सत्ता हथियाने की और सत्ता रहने की, उसमें रहने की जो किताब मैकियावेली की प्रिंस है, वो पूरी अच्छी तरह लाइन दर लाइन पढ़ रखी गई है, वही ये कर रहे हैं।